कंप्लीट करते हैं। इंटरव्यू है नहीं, पेपर तो है, पेपर पेपर तो में दोगे। शेड्यूल। चलो शुरू करते हैं कहानी। तो बात कर रहे थे हम क्या कि वुड डिस्पैच ने बोला था कि हम हायर एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, मद्रास में लोगों को बिठाएंगे, बॉम्बे में बिठाएंगे, कोलकाता में बिठाएंगे, लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया मजा आ रहा था लोगों को पढ़ने में। अभी इंग्लिश पढ़ाई हो रही है, मद्रास घूमने को मिल रहा है, बॉम्बे घूमने को मिल रहा है, कलकत्ता घूमने को मिल रहा है। इतने में एक खबर किसी हंटर वाले को लग गई और हंटर वाला आया हंटर लेके, क्या लगा रखा है तुमने मद्रास और बॉम्बे में लोगों को फैला रखा है, कोई तरीका है तुम्हारा? इसने कहा अलग अलग करो, जो लोग छोटे बच्चे हैं उनको प्राइमरी स्कूल में डालो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन में डालो। तो सामने से क्रॉस क्वेश्चन आया, भाई साहब अगर हम हायर एजुकेशन डालेंगे तो हम संभालेंगे कैसे चीजों को? कह रहा हम सरकार है, हम डिसीजन लेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी यूनिवर्सिटी होगी हायर एजुकेशन की वो अपने आप मैनेज करे सब चीजों को, हमें किस चीज से मतलब नहीं है। कहेंगे जी कौन कौन से कॉलेज ले, अब वो भी कॉलेज के ऊपर भी यूनिवर्सिटी का हाथ है, यूनिवर्सिटी की मर्जी है, जिस कॉलेज को चाहे एफिलिएट कर दे, जिसको करना नहीं करना नहीं करे। अच्छा, तब फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है शुरुआत करते हैं, ट्राई मारते हैं। ट्राई में सबसे पहले जो उद्घाटन हो गया किसका हो गया? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 4th लार्जेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी मानी जाती है हायर एजुकेशन की भारत में। ये आपका शॉर्ट में छोटी कहानी है। अभी ये कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हंटर वाले ने दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया, प्राइमरी को अलग, हायर एजुकेशन को अलग, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद खोल दी है। इस तरह से ये कहानी आधी यहाँ खत्म है, आधी आगे बढ़ेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक पॉइंट्स? यस सर। अब तुम बताओ कहानी कैसी लगी? अच्छी कहानी है। अच्छी थी सर। हाथी पे बैठ के 25 साल के बाद मैकले आया 35 लेके। ये कहानी ना, वो मुझे लेके गया वो डिस्पैच। हाँ ये कहानी मैंने अभी अभी बनाई है। थोड़ी बहुत इसमें पहले से चीजें थी जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, उसमें थोड़ा अपना मसाला लगा दिया, अपना मैनिपुलेशन लगा दिया, तो उसके बाद ये कहानी और इंटरेस्टिंग होगी। तो ऐसे आप चाहो तो आप भी अपना मसाला लगा के और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जो बड़ी कहानी है इसको हमने और अच्छे से समझा दिया, इजीली हो गया। अब किस किस को कहानी से पढ़ने में बड़ा मजा आया, और ये जरूर बताओ जब आखिरी का 1 मिनट रह गया था और कहानी खत्म होने से पहले क्लास बंद हो गई थी, तब सबसे पहला रिएक्शन क्या था? बहुत खराब, क्योंकि हम लोग कहानी अधूरे में कैसे छूट गया। हाँ, और कहानी सबको समझ आ गई? एकता और बाकी क्या बोलते, श्वेता, दीपाली, Yes, sir. मोहित? यस सर। अच्छी तरह। बाकी दोनों का है, चाट मसाला बस श्वेता चाट और दीपाली? मैं तो लेट ज्वाइन हुई ना सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। कहानी तो सुनी होगी आपने, जो मैंने कहानी सुनाई थी। चलो कोई बात नहीं, कहानी देख लेना दोबारा से, ठीक है? ये वाली रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, फ्री कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा, ताकि लोग भी फटाफट इसको समझ लें। ठीक है, इस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ला 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 ला। अब देखो, अभी तक क्या था, तुम ना ये पढ़ के थक गए थे, है ना? जैसे तुमने कहानी पढ़ी ना, कहानी पढ़ने के बाद इंटरेस्ट सा बन गया। अब हम इसके आगे वाली स्लाइड्स आराम से कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे वाली स्लाइड कर ही नहीं पाते थकान के कारण, राइट? यस सर। यस सर। अब वापस एनर्जी आ गई है तो अगली कहानी शुरू करते हैं। तो ये तो था आपका 1800 सदी की कहानी, जो 1800 सदी में चल रही थी। अब अभी तक क्या था, अभी तक विदेशी परेशान कर रहे थे, विदेशियां, जितने विदेशी लोग थे वो भारतीय के यूनिवर्सिटीज में पंगे ले रहे थे, या फिर कह सकते हैं बीच में टांग डाल रहे थे, अड़ंगी डाल रहे थे। अब भारत का शुरुआत हुआ कि इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, तो अगला जो हमारे पास कमेटी आती है 6ठे नंबर पे, वो होती है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। 1900 से आते ही इंडिया अपने नाम से कमीशन यूनिवर्सिटीज बनाने लग गया। 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में आया सबसे पहले, जिसमें हमें बोला गया कि हमें इंडियन की यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। अप्रोक्स 20 साल बाद ये आया, और इसमें जो थे लोग कौन थे, वो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बात करी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। ठीक है, उनका मानना था कि यार इंडिया की अपनी खुद की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्यों हम इधर उधर धक्के खाते हैं, क्यों हम ये सब चीजें करते हैं, हम अपनी इंडियन यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसका एक कमीशन बनाएंगे, उस कमीशन के अकॉर्डिंग सारी यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करेंगी। उन्होंने फिर गठन किया कब? 27 जनवरी 1902। 27 जनवरी माई डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ थोड़ा अलग है, बाकी डेट ऑफ बर्थ यही है। तो 27 जनवरी मेरे जन्मदिन के
लगभग 100, 101, 102 साल पहले लॉर्ड कर्जन ने बोला कि हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसका नाम दिया उसने इंडियन यूनिवर्सिटी 1904। जब ये यूनिवर्सिटी का कमीशन था तो इसको कमीशन के नाम से जानते थे। जब इसके अंदर रेगुलेशंस आ गई कि किस तरह से हमें यूनिवर्सिटी इंडिया को फॉलो करना है, किस तरह से हमारे भारत में जो यूनिवर्सिटी है उनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने हैं, तो इसका नाम रख दिया गया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। क्योंकि एक्ट की जब बात आती है तो वो पार्लियामेंट से पास हो जाती है, तो कमीशन को जब पार्लियामेंट में पास कर दिया गया तो ये फाइनली इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के नाम से जाना गया। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी भी कुछ कहानी बनाएंगे, इसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब क्या हुआ उसके, अब यहाँ पे ना साल कम होते गए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पढ़ाई लिखाई ज्यादा आ गई, लोग पढ़ लिख गए, थोड़ा नॉलेज होने लग गई, तो यहाँ पे टाइम कम हो गया। जहाँ पहले 10-10 साल 20-20 साल लगते थे बदलाव आने में, वहां अब जल्दी जल्दी बदलाव आएंगे। अगला बदलाव हमें 3 साल बाद ही देखने को मिला कि जो अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था उसको हमने बना दिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे हमने बात करी एजुकेशन की, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल की बात करता था, ये यहाँ पे बात करते हैं पूरे के पूरे एजुकेशन की। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कब हुआ था? 1905। 1905 को याद करने का क्या तरीका है? जब हमारा पार्टीशन हो गया था बंगाल यानी बांग्लादेश से, भारत से। भारत का दूसरा बेटा, पहला तो पाकिस्तान था वो अलग हुआ था, दूसरा बेटा बांग्लादेश भारत से आजाद होने की बात करने लग गया था, अलग हो गया था कि मैं अपना अलग देश बनाऊंगा आफ्टर पार्टीशन। तो बांग्लादेश जब अलग हुआ था तब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया था। किसने बनाया था? मेन जानकार कौन थे? क्योंकि हमने बताया अब भारतीयों की बारी आ गई, अभी तक अंग्रेज छा रहे थे, तो इसके मेन कौन थे? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने स्टार्ट किए थे शांति निकेतन स्कूल, कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूल होंगे उन स्कूलों को हम शांति निकेतन के नाम से बोलेंगे। शांति निकेतन स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक, और इन्होंने, इनका ये मतलब क्यों था शांति निकेतन खोलने का? उसका इनका मेन मतलब ये था कि हमारे अभी तक जो यूनिवर्सिटी थी वो सारी यूनिवर्सिटी विदेशी थी, अब जो यूनिवर्सिटी होगी वो स्वदेशी होगी। ठीक है, स्वदेश यूनिवर्सिटी होगी। आजकल जो ये यूनिवर्सिटी है स्वदेश यूनिवर्सिटी, जिसका नाम स्वदेश यूनिवर्सिटी था 1905 में, इसको जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह से कह सकते हैं स्वदेशी यूनिवर्सिटी पहला इसका नाम था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल शुरू किए थे, और सबसे पहली बार शांति निकेतन स्कूल शुरू किया था उन्होंने। कैसे? उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों को पढ़ाना शुरू किया। पहले 3-4 लोगों का ग्रुप बनाया, उनको पढ़ाया, फिर ये ग्रुप अच्छा चलने लग गया तो इसको बड़ा करा और बड़ा करा, और बड़े करने के बाद स्कूल बना दिया। जब ये पहले 3-4 लोग थे तो इन 3-4 लोगों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, पहले इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। ब्रह्मचर्य इसलिए क्योंकि वो पहले लड़कियों को नहीं लड़कों पे ही ध्यान देते थे, और ब्रह्मचर्य का पालन करवाते हुए आश्रम में लोगों को पढ़ाते थे। उसके बाद थोड़ा लेवल इसका बढ़ाया और इसको शांति निकेतन स्कूल्स बना दिए। जब इसका लेवल बढ़ गया, इसमें बच्चे ज्यादा आने लग गए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इसकी भी एक कहानी बनाएंगे, जैसे ये हमारे खत्म हो जाएंगे। अगला हमारे पास ये आता अभी भी है है सर। ये अभी भी है रविंद्रनाथ टैगोर का वहाँ पे। बिल्कुल मैं गया बिल्कुल, हूँ। अभी भी है। इन्होंने कोशिश करी थी भारत और बांग्लादेश की जो लड़ाइयां हैं वो कम हो जाए, इसलिए इन्होंने स्कूल्स खोले थे ताकि बच्चे पढ़े और ये लड़ाई खत्म करें। फिर एक आया 1913 में, जैसे हमने बताया बड़ी जल्दी जल्दी चीजें आ रही थी। 1913 में एजुकेशन पॉलिसी पे एक रिजोल्यूशन आया। रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक तरह का बड़ा बदलाव। ये बड़ा बदलाव क्या कह रहा था? ये बोल रहा था हर जगह यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जगह जगह पे शोर है, यूनिवर्सिटी का दौर है, यूनिवर्सिटी फैलाई जाए सब जगह पे, और ताकि बच्चे रेगुलरली पढ़ाई कर सके। तो इसका नारा जो था वो क्या था? सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, ये तो अभी नाम है इसका, लेटेस्ट जो आपने 2014 के बाद बोला है, जो अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, ये किसको फॉलो करता है? ये इसी रेजोल्यूशन को फॉलो करता है। इसमें पहले वाली लाइन ये थी, सब पढ़े सब बढ़े। अब की बार इसमें बस एक लाइन और ऐड हो गई है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, जो इसका एक तरह से स्लोगन है, सब पढ़े सब बढ़े, वो स्लोगन यहाँ से लिया गया था रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी से। क्लियर? अगला नेक्स्ट है हमारे पास कैलकाटा कमीशन। ये उस जमाने का सबसे बढ़िया और सबसे खतरनाक कमीशन था, मोस्ट इंपोर्टेंट कमीशन, जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया है।
ठीक, अब यहाँ पे कलकत्ता कमीशन की बात करते हैं। कलकत्ता कमीशन में क्या हुआ था? कलकत्ता कमीशन आया था 1917 में। वो आया था आपका इससे पहले वाला जो रिजोल्यूशन था वो कब मिला था? रिजोल्यूशन 1913 में। अरे रुक जा, प्रीवियस करना था। ये आया था 1913 में। इसके ठीक 5 साल बाद जो अगला आया था वो आया था 1917 में, कलकत्ता कमीशन। इसके दो नाम हैं, एक कलकत्ता कमीशन, एक सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन क्यों है इसका नाम? क्योंकि यहाँ पे जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के, जिनका नाम था डॉक्टर माइकल ई सैडलर, उनको बुलाया गया था कमीशन के लिए। और ये कमीशन कलकत्ता में हुआ था, इसीलिए इसका नाम कलकत्ता कमीशन रखा गया। और दूसरा नाम सैडलर इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड के वाइस चांसलर थे, जिनका नाम था डॉक्टर माइकल ई सैडलर। इन्होंने क्या बातें बोली? इन्होंने बोला जो भी हमारी पढ़ाई है अगर हम उसको इस लेवल में बांट दें, 10+2+3 इस सिनेरियो में बांट दें, तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। 10वीं करो, 10वीं के बाद 2 साल की 11वीं 12वीं करो, और उसके 3 साल का ग्रेजुएशन करो, पूरा का पूरा काम यही खत्म कर दो। इन्होंने ये बात सबसे पहली बार छेड़ी थी। बाद में कोठारी कमीशन ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया था, लेकिन क्वेश्चन अगर आता है सबसे पहली बार ये किसने कहा 10+2+3, तो उसका आंसर होगा कलकत्ता कमीशन या सैडलर कमीशन में। फिर वो कहते हैं इम्प्लीमेंट सबसे पहले कब हुआ, तो वो उसका आंसर होगा कोठारी कमीशन। क्लियर? सजेशन कलकत्ता, यस सर। इम्प्लीमेंट कोठारी। अब आगे बढ़ते हैं, कौन आया? अगला है आपके सामने कलकत्ता कमीशन के बाद आज नेक्स्ट आया केब। केब क्या कहता है? केब एक तरह का बहुत इजी चीज है। अभी तक हमारे पास जितना भी सिस्टम आया था, उस सिस्टम में ना कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो हमें सुधार कार्यों पे एडवाइस दे। तो कैब का मतलब ये है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ एडवाइस अगर हमें चाहिए सेंट्रल लेवल पे, तो वो कहाँ से आए? तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केब। पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताता है कि एजुकेशन में क्या क्या चीजें आपको जरूरी है इम्प्लीमेंट करना। अभी भी फॉलो होता है केब। ठीक, 1920 में ये पहली बार आया था। ठीक, लेकिन पैसों की कमी के कारण इकोनॉमी बहुत तरह से गिर गई थी, डिसॉल्व कर दिया गया था। 1923 में इसको बंद कर दिया गया था। भारत के पास इकोनॉमी डाउन हो गई थी, पैसों की कमी हो गई थी, तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। फिर इसको 5 साल बाद जब उनको लगा यार ये बहुत अच्छी चीज थी, तो 10-12 साल बाद जब पैसा वापस आ गया, तो दोबारा से 1935 में खोल दिया कि चलो भाई दोबारा से कैब बनाओ, और ये कैब अभी तक चल रहा है। ठीक है? यस। अगला आता है हार्टोग कमीशन या हार्टोग कमेटी, जो आती है कब? 1929 में। ये यहाँ पे 1929 की बात आएगी तो इन्होंने सबसे पहली बात ये बोलता कैब को दोबारा खोलो, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, तो इन्होंने सजेस्ट किया कैब दोबारा खोलो। इन्होंने यहाँ पे देखा कि हमारे साथ कमी क्या आ रही है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारा पैसा भी जा रहा है और एफर्ट्स भी जा रहे हैं। ऐसी क्या कमी है जिस वजह से हमारे सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है, एफर्ट्स भी लग रहे हैं, पर सोल्यूशन नहीं आया। तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा इन्होंने, प्रॉब्लम ढूंढी, कमी कहाँ आ रही है। तो इनको कमी कहाँ नजर आई? कमी इनको नजर आई जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं कॉलेज को बिफोर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ एजुकेशन। 5वीं वाले बच्चे 4थी में छोड़ रहे हैं, 3री में छोड़ रहे हैं, एक कंप्लीशन स्टेज करने के पहले ही लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे पहले ही डर गए, वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे, उनको लगता है पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं कंप्लीशन होने के पहले ही, किसी भी चीज के कंप्लीट होने से पहले ही वो पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं, हमें नहीं पढ़ना, ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हमारा पैसा भी वेस्ट था, एफर्ट्स भी, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं आएंगे पढ़ने तो आप पढ़ाओगे किसको? तो इसलिए ड्रॉप आउट स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम थी। इन्होंने रिकमेंड किया फिर कि भाई ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी मल्टीप्लीकेशन हो रही है अलग अलग स्कूलों में, उसकी जगह हमारे कंसोलिडेशन हो जाए, ताकि हमारा स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए, बच्चे कॉलेज आना शुरू करें। कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि बच्चे कॉलेज स्कूल आने के लिए इंटरेस्टेड हो, उनको मन करे कॉलेज स्कूल आने का। हार्टोग कमीशन ने ये बात कही थी। हार्टोग कमीशन के अगला कमीशन क्या कहता है? अगला कमीशन आया सप्रू। सप्रू को नाम याद रखना, सप्रू नाम की एक हीरोइन भी थी, तो उस सप्रू को याद रखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहानी जब करेंगे तो सप्रू का बड़ा काम आएगा। सप्रू नाम की हीरोइन के जानता है कौन थी?
मैं आपको दिखाता हूँ, अभी गूगल पे सर्च करता हूँ, दिखाता हूँ, तभी आपको क्लियर करूंगा। जब कहानी बताऊंगा उससे पहले बताऊंगा। सप्रू कमेटी, सप्रू कमेटी उसके बाद आई, किसके? हार्टोग के बाद। ये किसने लाया था? ये कमेटी थी जो स्टेट लेवल पे थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई थी। क्यों लेके आई थी? ये चेक करने के लिए कि भाई हमारे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। जब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बेरोजगारी क्यों है यूपी में। ये चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सप्रू कमेटी को लॉन्च किया। जब सप्रू कमेटी को लॉन्च किया तो इन्हें समझ आया ये इसीलिए हो रहा है, बेरोजगारी इसीलिए है, टीचर सिर्फ इतना पढ़ाते हैं कि बच्चे एग्जाम में पास हो जाए, उन्हें नॉलेज नहीं दे रहे, वो सिर्फ इतना पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में पास हो जाए। इस वजह से लोग बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पेपर दे देते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां पे नॉलेज चेक की जाती है। नॉलेज तो उनकी है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ उतना पढ़ा है जितना पास हो जाए। तो ये कमी ढूंढने के लिए सप्रू कमेटी को लाया गया और उन्होंने कमी बता दी। क्या कमी थी? कि टीचर के सिर्फ उतना पढ़ाते हैं जितना बच्चे पास हो जाते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट 2 और रह गई, फिर उसके बाद कहानी को कंप्लीट करेंगे और आज के लेक्चर में प्री इंडिपेंडेंट खत्म करते हैं। वैसे तो 4 लेक्चर लगते, 2 लेक्चर आपके प्री इंडिपेंडेंट के, 2 पोस्ट के। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं 1 हफ्ते में खत्म करने के प्लान में हूँ और मजेदार तरीके से, इसलिए इसको आज ही प्री इंडिपेंडेंट खत्म करेंगे, कल पोस्ट को शुरू कर देंगे। अगला है एबॉट वुड। पोस्ट में टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट कमिटी ज्यादा है। एबॉट वुड की बात करते हैं। अगली आई एबॉट वुड रिपोर्ट। एबॉट वुड क्या है? एबॉट वुड वो 2 लोग हैं जो बुलाए गए थे बाहर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड 1936 से 37 में 2 ब्रिटिश एक्सपर्ट को, ये देखने के लिए कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधारा जाए, एक प्लानिंग की जाए ताकि वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अबाउट वुड कमीशन एक लौती ऐसी कमीशन आई थी जो बात करी थी वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है पहले वो बता देते हैं। वोकेशनल एजुकेशन वो होती है जो सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करती, जो आप कोई कला की बात करती है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, लाइक आप गिटार बजाना का टैलेंट है आपके अंदर, आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड है, आपको वीणा बजाना आता है, आपको पियानो बजाना आता है, ये सब चीजें जो होती है वोकेशनल एजुकेशन में बात की जाती है, जिसमें वोकल पे फोकस किया जाता है। तो सबसे पहली बार वोकेशनल एजुकेशन के बारे में सोचा था कितने? एबर्ट वुड ने। देखो कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश में। अगर आप देखोगे तो 1937 में ही सोच लिया था कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, तो वोकेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये एबॉट वुड है 1937 में। इतने दिमागदार लोग थे, आजाद होने से भी 10 साल पहले ये लोग तैयार थे वोकेशनल एजुकेशन के लिए। भारत सरकार तैयार थी। इन्होंने बुलाए थे विदेश से लोग जो ब्रिटिश के एक्सपर्ट थे, क्योंकि यहाँ पे राज विदेशों का था, अंग्रेजों का था, तो इन्होंने अंग्रेजों एक्सपर्ट बुलाए थे जिनका नाम क्या था? ए एबॉट और एस एच वुड। इन दोनों ने मिलकर बोला था कि भाई कहीं ना कहीं आपको वोकेशनल कोर्स पे फोकस करना चाहिए देश में, ताकि लोग पियानो वगैरह बजाना सीख जाए। अब वोकेशनल कोर्स की बात तो कर ली, इनसे पूछा गया ये बताओ हम वोकेशनल कोर्स लोगों को देंगे कैसे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम डिप्लोमा करा देते हैं उनको। डिप्लोमा को ही हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं। हम पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग दे देंगे, एक तरह का डिप्लोमा दे देंगे 2 साल का 3 साल का, किस पे? वोकेशनल कोर्सेज पे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? ट्रेनिंग कॉलेजेस खोले काफी सारे, और ये बोल दिया इंग्लिश तो हमारा मेन माध्यम रहेगा, जन्मसिद्ध अधिकार है, इंग्लिश में रखेंगे सारा काम। तो ये एबॉट वुड की कहानी थी। क्या? वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करी, पॉलिटेक्निक की बात करी और ओपन ट्रेनिंग कॉलेजेस खोले गए। क्लियर? यस सर। 2 और रह गई, फिर फटाफट कहानी सुनाएंगे। वारधा स्कीम। वारधा स्कीम जो थी वो कहीं ना कहीं गांधी जी की बात को फॉलो करती थी। वारधा इसके मेन वो बंदे थे। यहाँ पे जो बात करी गई बेसिक एजुकेशन की बात करी गई, वहां पे वोकेशनल कोर्स की थी, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक की बात करी गई। इसको हम बोलते हैं नई तालीम या फिर बुनियादी तालीम। बुनियाद रखते हैं ना, जैसे नींव रखते हैं, तो वही नई तालीम और बुनियादी तालीम। जब बच्चे शुरुआत में पढ़ रहे होते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसके ऊपर फोकस किया गया वारधा स्कीम में। किसने बोला ये बोला महात्मा गांधी ने। अब आप देख रहे हो 1937 यहाँ से बदलाव आना शुरू हो गया था। हमारा देश अंग्रेजों से लड़ने की सोचने लग गया था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी बुनियादी तालीम और नई तालीम सुधारी जाए। नींव मजबूत होगी तो मकान ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। ये बात महात्मा गांधी के मन में आई और उसको फॉलो किया वारधा स्कीम ने। इन्होंने बोला एजुकेशन एक बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है किसी भी देश को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि कोई देश को हम पूरा बदल सकते हैं अगर वहां के लोग पढ़ने लिखने वाले हो जाए। तो नई तालीम और बुनियादी तालीम यानी बिल्कुल बेसिक पे फोकस किया गया
किसमें, वाधा स्कीम में। और क्या क्या बातें पे फोकस किया गया, इन्होंने बोला अब हम इसको कैसे बढ़ाएं, बच्चे जो बचपन से आना शुरू कर दे कैसे, तो उन्होंने बोला 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करें। बच्चे पढ़ेंगे फ्री में और कंपलसरी पढ़ेंगे, उनको पढ़ाना ही पढ़ाना है, कैसे भी पढ़ाओ। ये कोई पेरेंट्स को बोल दो कि कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाई से नहीं रोकेगा, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलेगी। और इसके बदले में उनको क्या बोला गया, क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन बनाई गई, जो मेन सेंटर था एजुकेशन का, जो एजुकेशन देगा, किसको देगा, बच्चों को देगा। किस फॉर्म में, क्राफ्ट्स की फॉर्म में भी और प्रोडक्टिव वर्क में। यानी कि बुनियादी तालीम तो दी जाएगी, साथ के साथ क्राफ्ट्स भी सिखाए जाएंगे। क्राफ्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा महात्मा गांधी चरखा भूनते थे, चरखा चलाते थे, ऐसे करते थे ना, तो उसमें Yes, कुछ ना sir. कुछ चीजें भूनते थे। तो क्राफ्ट वर्क वही होता है जो आपका कपड़े की बुनाई बुनाई का काम होता है। तो उस चीज में भी प्रोडक्शन बढ़े, स्वदेशी पहने विदेशी छोड़े, कहीं ना कहीं उस क्राफ्ट पे ही फोकस था। कभी हमारे फरीदाबाद में आना, श्वेता को तो पता होगा, कभी आप फरवरी के टाइम में हमारे फरीदाबाद में आना, यहाँ पे ना मेला लगता है सूरज कुंड का, जरूर आना। इस साल तो नहीं लगा कोविड की वजह से, हर साल लगता है 1 से 14 तारीख तक, 15 फरवरी को लास्ट होता है। उसमें क्राफ्ट मेला कहा जाता है उसे। क्राफ्ट मेला क्यों कहा जाता है, वहां पे अलग अलग देश के जो क्राफ्ट सिस्टम है वो आते हैं और वो आपको नई नई चीजें सिखाते हैं। वहां पे अभी भी चरखे से बुनाई होती है और आपको कपड़े जो मिलेंगे थोड़े महंगे मिलेंगे क्योंकि मेला है, बट क्राफ्ट वर्क आपको बहुत दिखता है। हर बार अलग अलग थीम होती है। लास्ट टाइम जो थीम थी वो थाईलैंड थी, उससे पहले जो थीम थी वो चाइना थी। अलग अलग देश के लोग आते हैं, चाइना, थाईलैंड और बहुत जगह जगह के, और दुनिया से लोग आते हैं अपने क्राफ्ट को दिखाने के लिए कि हमारे देश में ये क्राफ्ट चलता है। जो ज्वेलरी होती है ना, वो ज्वेलरी भी उनकी वहां की बनाई हुई होती है, इसलिए वहां पे जो प्रोडक्ट होते हैं यूनिक प्रोडक्ट होते हैं और इसलिए वो महंगे होते हैं। तो क्राफ्ट सेंटर जैसे सूरजकुंड में होता है, इसकी बात करी थी 1937 में, किसने, महात्मा गांधी ने। और ये बोला था अब हम कुछ ऐसा सिस्टम बताएंगे ताकि बच्चों को एजुकेशन का सपोर्ट खुद मिल जाए। टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ये ना क्वालिटी एजुकेशन है, एजुकेशन और क्वाल अलग अलग हो गया, विद सपोर्ट इन लेटर लाइफ, जो इनको बाद में सपोर्ट करेगी। ये सीधी बात कहना चाहते हैं, हम बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, तभी उन्हें बचपन से पढ़ाना चाहते हैं। क्लियर? Yes, sir. कितनी सारी चीजें हुई थी, और हम लोग अभी पैदा भी नहीं हुए, हमारे पैदा होने के भी 50 साल बच रहे हैं और ये लोग इतनी बातें कर चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट जो आता है प्री इंडिपेंडेंट का, क्योंकि इसके बाद आजाद हो जाता है भारत 1947 में, तो इंडिपेंडेंट से पहले लास्ट कमेटी आती है सारे जेंट्स। सारे जेंट्स बोलते हैं इसको हम, जब हम कहानी पढ़ेंगे, अभी सर्जेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये लड़ाई के बाद आती है। कौन सी लड़ाई, जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद। ये कहती है कि लड़ाई के बाद बहुत नुकसान हो गया देश का, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमें सुधारना है, ठीक है, एजुकेशन की डेवलपमेंट करनी है। ये बोलता है कि हमें फ्यूचर डेवलपमेंट पे फोकस करना है, लिटरेसी पे फोकस करना है, लिटरेसी समझते हैं पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन पे फोकस करना है। हमें यूनिवर्सल लेवल पे पढ़ाई लानी है कि ताकि ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग पढ़ सके। स्कूल्स बनाएंगे, हाई स्कूल्स बनाएंगे, और हाई स्कूल्स भी 2 तरह के रखेंगे, एक होगा एकेडमिक, एक होगा टेक्निकल और वोकेशनल। टेक्निकल मतलब बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे टेक्निकल कोर्सेज, प्लस वोकेशनल कोर्सेज जो हमने बताया, वी वॉक, एक आपने अगर सुना होगा, बी वॉक होता है, बैचलर्स इन वोकल एजुकेशन। ये म्यूजिक से रिलेटेड होता है। आपके यहाँ पे आपको कई नए तरह के तबला, ढोलक या कुछ भी आप अपना सब स्ट्रीम का वो चूज करते हो, वो वोकल चीजों पे, वोकेशनल चीजों पे आपको फोकस किया जाता है। और एकेडमिक्स वही जो आप पढ़ते हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, इन सब की बातें करी थी सर्जेंट रिपोर्ट में। इसी के साथ प्री इंडिपेंडेंट के सारे जितने भी हमारे पॉइंट थे वो खत्म हो गए। अब कहानी के थ्रू याद करते हैं, अभी तक जो पढ़ा है सब क्लियर? Yes, sir. देखो, दोनों को याद करने का तरीका अलग है। 1800 वालों को याद करने का तरीका वो है 10 साल, फिर 12 साल, फिर 15 साल, फिर 20 साल, फिर उसके बाद 30 साल। इसको याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि जो ये मैंने बनाया था अपना तरीका, आप अपने तरीके को बना सकते हैं। 1905 से 1915 मैंने क्या किया, 10 साल का ग्राफ बना लिया, डीआई के रूप में मैंने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी। 1905 से 15 में कितनी कमेटी आई, 2। कौन कौन सी, एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एक रिजोल्यूशन। कौन सी, 1905 में, एक 1913 में। इससे क्या हो गया ना, मेरे को याद रहा कि इसमें 2 आई थी। 15 से 25 में कौन सी आई, एक आई। कौन सी, सेटलर कमीशन, इकलौती भारी पड़ रही थी। कब आई, 1917 में। फिर अगले 10 सालों में कौन सी आई, 2 आई, हार्टोग और सप्रू। फिर अगले 10 सालों में 3 आई, वाधवा, एबोट और सार्जेंट। ये इस तरह से मैंने याद किया था। ये चार्ट याद होने से क्या होता है, मैच द कॉलम आते हैं, मैच द कॉलम आ जाते हैं, तो मैच द कॉलम में आपको ये मदद करता है।
याद करने में। अब इसकी कहानी को कंप्लीट करते हैं, जो कहानी हमारी चल रही थी। जैसा कि मैंने कहा, इस दोनों वीडियो को आज मैं YouTube पे डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नई तरह की कहानी बन गई है। जब आप बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करते हो ना, तो कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। तो इस बार देखते हैं क्या नया निकल के आया अपनी कहानी को देखते हुए। आ जाते हैं वापस जो हमारा पॉइंट था, उसके बाद धीरे 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 आगे हम बढ़ते रहते हैं। ना 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 ना। चलिए, यहाँ तक कहानी कंप्लीट। यस सर। अब आपकी कहानी क्या कहती थी? आपकी कहानी कहती थी, हंटर नाम का एक बंदा आया और उसने प्राइमरी स्कूल और हायर एजुकेशन को अलग अलग कर दिया। भग जाओ यहाँ से, सबको उसने भगा दिया, अलग अलग कर दिया। अब जब सब लोग अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ पे हिंदू, जो लोग हिंदू नहीं कहेंगे, जो भारतीय लोग थे, देसी लोग, उनको खुंदक आ गई। ये कोई तरीका? कोई भी आके हमारा मजाक बना रहा है। पहले वो कहता है मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, क्लर्क बनेंगे। अगला कहता है मद्रास जाओ, वहां घूमो, यहाँ घूमो। फिर हंटर आके थप्पड़ मार के कह देता है प्राइमरी वाले अलग जाओ, हायर वाले। ये तो परेशान करके रख दिया इन्होंने। तो यहाँ पे इंडिया वालों ने खुद कदम उठाए, और कदम उठा के इन्होंने बोला अब हम अपना तैयार करेंगे, बहुत होगी जैसी आराम, अब हम करेंगे लड़ाई। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत कर दी इंडियन यूनिवर्सिटी की। हम अपनी कमीशन अलग बनाएंगे, हमें मतलब नहीं है बाहरों की, कब तक सुनेंगे हम। तो हम अपना इंडियन यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो हमारी यूनिवर्सिटी को फोकस करेगा। नहीं तो कोई भी आएगा पागल, हमें यूं घुमा देता है, हम अपने चलाएंगे। यहाँ से शुरुआत हुई इंडियन लोगों में क्रिएटिविटी की, और उन्होंने शुरुआत करी कि भाई हम अब कमीशन खुद बनाएंगे। कमीशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष रखे गए लॉर्ड कर्जन, क्योंकि ये लोग इंडिया के बारे में अच्छा सोचते थे। और इनको बोला गया हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगी भारत में, उनको अब कोई ऐसे एरा गैरा नत्सू पैरा नहीं आके चलाएगा। हम उसको चलाने के लिए प्रॉपर रेगुलेशन करेंगे, जो रेगुलेशन किस अकॉर्डिंग होगी? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के अकॉर्डिंग भारत ने अपनी शुरुआत कर ली है। और 1904 में डंका बजा इंडियन यूनिवर्सिटी का कि हम इंडिया की यूनिवर्सिटी को फॉलो करेंगे। ये फॉलो करने के बाद 20 साल हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके थे लोग। इसके बाद ये आया। उसके बाद से जब हिंदुस्तानियों ने पार्ट लेना शुरू किया, तो बहुत तेजी से काम आने लग गया। जैसे हिंदुस्तानियों ने पार्ट लिया, तो भारत के लोगों ने देखा कि बंगाल अलग हो गया। बंगाल अलग हो गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, एक स्वदेश यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जिसमें हम सिर्फ अपने देशवासियों को पढ़ाएंगे, जिसका नाम अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी है। रविंद्रनाथ टैगोर बोलने लगे जब इतनी अच्छाई चल रही है, तो एक अच्छाई मैं भी करता हूँ, शांति निकेतन स्कूल खोल देता हूँ, बांग्लादेश में भी और अपने देश में भी। तो ये चीज शुरुआत हुई भारतीय उसकी। ठीक, अब यहाँ पे जब शुरुआत हुई, तो सीधी बात है, ये सारे जो इंडियंस है नई नई शुरुआत कर रहे हैं। नई नई शुरुआत कर रहे होते तो कुछ गलतियां भी होती है। तो जब गलतियां होती है, तो कुछ सीखने को भी मिलता है। तो गलती हुई कि हमारे पे फोकस नहीं किया गया था किस चीज पे, बच्चे पढ़ने ही नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे नहीं आ रहे, एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, जो रिजोल्यूशन कहता था सब पढ़ो सब बढ़ेंगे, ताकि बच्चे आए और पढ़ाई करें। एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि सब पढ़े सब पढ़े। हर जगह नारा लग रहा है सब पढ़ो सब बढ़ो, सब पढ़ो सब बढ़ो। फिर जब नारा बढ़ने लग गया, तो लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज है, वो मानते नहीं किसी की। एक अंग्रेज था जिसका नाम ही था सड़ा हुआ, यानी सैडलर। वो पहले से ही सड़ा हुआ आया था, चिड़ा हुआ आया था। जब वो चिड़चिड़ा के आया था, तो वो वैसे ही परेशान था। ठीक है, जब वो परेशान था, तो उसने कहा यार मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो अभी तक किसने नहीं किया। तो उसने बोला मेरे कहने पे 10+2+3 का सिनेरियो आप सजेस्ट कर दो। तो जैसी 10+2+3 का सिनेरियो की बात करी, उसकी सजेशन दे दी किसने? सड़े हुए आदमी ने। सड़े हुए आदमी ने दे दी, और उसका नाम कोठारी कमीशन में जाके यूज किया गया। हालांकि वैसे ये बहुत अच्छे हाई लेवल के डॉक्टर थे, हाई लेवल की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बट कहानी के रूप में एक हम तो इसको सैडलर बोलेंगे, सड़ा हुआ बोलेंगे। वैसे ये बहुत अच्छे पर्सन थे। ठीक है, क्योंकि हमें कहानी में ना याद करना है। अब इसके बाद अगला क्या हुआ? सैडलर कमीशन के बाद अगला जो हमारे पास आया, केब की बारी आई। केब एक ऐसा देश, एक चीज आई जब भारतीय अपने मूड में आ गए, उन्होंने सोच लिया कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो उन्होंने एक एडवाइजरी बॉडी बनाई कि हम देंगे एडवाइजर। बहुत सुन ली दुनियादारी की, अब हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एडवाइजरी बॉडी बनाई, जिसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहा गया। जब इन्होंने ये बनाई, तो इनके पास पैसा था, लेकिन 2-3 साल बाद इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन होने के कारण इनके पैसा खत्म हो गया, और इनको 1923 में बंद करना पड़ा। 1923 में जब बंद करना पड़ा, तो इन्होंने सोचा यार चीज तो अच्छी थी, पर मजबूरी में बंद करना पड़ा। तो जैसे ही इनके पास पैसे आए थोड़े से, इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। हार्टोग की मदद ली, और हार्टोग कह रहा हाँ जी शुरू कर दो, बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पे हार्टोग आया, तो मैंने जैसे कि बताया, जब इंडियन लोग अपना काम शुरू करेंगे, तो कुछ कमियां आएंगी। अब कमियों पे ध्यान देना लग गया हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने प्रॉब्लम ढूंढी कि वेस्टेज कहाँ हो रही है पैसों की और एफर्ट्स की। तो हार्टोग को बोला गया, हार्टोग जी जरा बताओ कहाँ कमी आ रही है। तो उन्होंने बताया आपके जो बच्चे है ना, वो बिना पढ़े ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, कंप्लीट करते नहीं है, पहले ही छोड़ देते हैं।
तो उन्होंने बोला अच्छा जी, फिर एक काम करते हैं, हम एक पॉलिसी लेके आते हैं जिस पॉलिसी की वजह से बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा पढ़ने का और वो पढ़ाई पे फोकस करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ट्राई करेंगे। हार्टोक की बात सबने मानी और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही अब इतनी खुशी हुई हार्टोक की बात से कि हाँ भी हमें पता चल गया रीजन वेस्टेज क्यों हो रही है, वेस्टेज क्यों हो गया। इन्होंने देखा सप्रू नाम की एक हीरोइन थी, उस हीरोइन को उन्होंने यूपी भेज दिया कि जाओ तुम यूपी में जाके डांस करो, यूपी में जाके फिल्में बनाओ, और यूपी में जब तुम फिल्में बनाओगे तो सब लोग खुश होंगे। अब सप्रू ने जाके वैसा ही किया, यूपी में जश्न मनाया इस चीज का कि भाई हम हार्टोक कमीशन के अकॉर्डिंग हमें कमियां पता चली, खूब इंजॉय किया। अब इंजॉय किया तो जितने भी बच्चे थे यूपी के वो सारे इसका डांस देखने आ गए। अब सारे इसका डांस देख रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई कहाँ गई, भाड़ में गई। तो पढ़ाई लिखाई जब भाड़ में गई तो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि वो तो ध्यान दे रहे थे सप्रू के डांस पे। और जब सप्रू के डांस पे डांस किया तो उन्होंने कहा भाई यूपी वाले परेशान हो गए, भाई क्या हो गया हमारे शहर में, हमारे स्टेट में कि लोग पढ़ ही नहीं रहे। तो उन्होंने ढूंढा रीजन, तो उन्हें पता चला लोग सिर्फ पढ़ने लायक पढ़ रहे हैं। टीचर को बोल देते हैं मैडम मैडम सप्रू का डांस देखने जाना है, सिर्फ पास कर दो, पासिंग लायक पढ़ा दो। इनको ये कमी समझ आ गई। अब ये कमी समझ आ गई तो भारतीय सप्रू को उन्होंने भेजा कि यार इस कमी का सोल्यूशन देखो। तो सॉल्यूशन देखने के लिए इंडियन वालों को सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा विदेशों से 2 लोग बुला लो, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने विदेश से 2 लोग बुला लिए जो थे एबोट और वुड। इन दोनों से पूछा हाँ भाई लोग हमारे जो है डांस देखने में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बड़ी रुचि ले रहे हैं और पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तुम बताओ क्या किया जाए। इन्होंने कहा जब लोगों को डांस में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई क्यों करा रहे हो, उनको वोकल में भेज दो, उनको म्यूजिक में भेज दो, वोकलाइजेशन ला दो। पहली बार इन्होंने वोकेशनलाइजेशन की बात करी, वोकेशनल कोर्सेज की बात करी। इन्होंने कहा जी हम कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को पियानो वगैरह सिखाना। कह रहे तुम क्यों चिंता करते हो, डिप्लोमा के कॉलेजेस खोल दो, उनको ट्रेनिंग दो, बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने की बोलो कि ये सब ट्रेनिंग इंग्लिश में मिलेगी। जब बच्चों को कुछ हटके मिलेगा ऑटोमेटिकली वो ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली वो पढ़ाई करेंगे, ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ म्यूजिक में आगे निकलेंगे। एबॉट वुड की ये बात सबको बहुत भाई वाह क्या बात कह दी इन्होंने, तो बहुत अच्छी बात कह दी। सभी लोग को वोकेशनल कोर्स की बात कर दी। अब इन्होंने बात करी, बात में ना बाकी सारी बात बहुत बढ़िया लगी। इन्होंने लास्ट में एक लाइन कह दी कि हम सब जगह ना इंग्लिश मीडियम रखेंगे। बस इंग्लिश मीडियम ये खबर लगी जैसे हमारे गांधी जी को, गांधी जी हो गए परेशान कि भाई ऐसे कैसे अंग्रेजी करोगे तुम। गांधी जी कह रहे रुको तुम्हें हम बताते हैं। गांधी जी ने बोला ऐसा है अंग्रेजी में अंग्रेजी जाए भाड़ में, हम देंगे बच्चों को नई तालीम, उनको देंगे हम बुनियादी तालीम जो की बात करेंगे हिंदी में, जो की होगी वो लोकल लैंग्वेज में। बच्चों को हम बेसिक सिखाएंगे हिंदी में, तुम्हारी अंग्रेजी बाद में फॉलो करेंगे। हमारा फोकस ये होगा 6 से 14 साल के जितने ही बच्चे हैं उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, ताकि वो आगे जाके अपनी बुनियादी तालीम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नींव अच्छी होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा आएगा, बिल्डिंग अच्छी होगी। और उसके बाद उनको बोला अगर बच्चे के पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसे क्राफ्ट का वर्क सिखाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे क्राफ्ट है, उनको वो सब चीजें बनाएंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, सेल्फ सपोर्ट सिस्टम बना सके। गांधी जी हिंदी वाले थे, अंग्रेजों से अलग थे। इनकी बात सबको अच्छी लगी, भाई वाह बहुत बढ़िया बात कह दी। अब इनकी बात को सब लोगों ने सुना तो सारे जेंट्स जितने भी थे, जिसको हम कहते हैं सार्जेंट रिपोर्ट, सारे जेंट्स एक हो गए। गांधी जी बहुत बढ़िया सारे जेंट्स ने मिलके काम किया। कह रहे हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो फाइनली हमारी पढ़ाई पे तैयार की जाएगी। यहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी, लड़ाई खत्म हो चुकी थी, गांधी जी की बात सबको अच्छी लगी थी। इन्होंने बोला अब हम फोकस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, लोगों में पढ़ाई लिखाई बढ़ाएंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे बढ़ाएंगे, यूनिवर्सल लेवल पे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने बोला भाई अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता चल गया बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में भी है यानी एकेडमिक्स में भी है, बच्चे कुछ वोकेशनल कोर्सेज में भी जाना चाहते हैं, कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी लाते हैं कि भाई गाड़ी होती है या फिर कोई मकान बनता है तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। तो इन्होंने एकेडमिक, टेक्निकल, वोकेशनल सारे जेंट्स ने मिलके सबने अपनी अपनी बात कही। कोई वोकेशनल से आया, कोई एकेडमिक से आया, कोई टेक्निकल से, सबने अपनी अपनी बात कही और सारे जेंट्स की बात को मानते हुए 3 तरह के स्कूल खोले गए, एकेडमिक, टेक्निकल और वोकेशनल। और इस 3 तरह की पढ़ाई हुई और इस तरह से हमारा देश आजाद होने से पहले ये सारी चीजें अच्छे से उन्होंने कर ली, समझ ली, पढ़ ली। खत्म हुई कहानी प्री इंडिपेंडेंट भारत की। जो कहानी कुछ अभी बनाई गई थी, कुछ पहले से आती थी, दोनों का मिक्स करके आपके सामने पेश कर दी गई। अब बताओ इस कहानी से कितना समझ आया। इस कहानी को दोबारा एक बार सुन लेना, पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसे पब्लिक कर दूंगा यूट्यूब पे, सब लोग देख सकेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा फिर। ठीक है, चलिए आप बताओ कैसा लगा, क्या समझ आया, कैसी लगी पढ़ाई। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा इसको याद करने में टाइम लगा था मुझे। अब याद करने की जरूरत नहीं है, कहानी से याद करो। मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा था जब मैंने इसे कहानी से पढ़ा, मैंने कहा अरे भाई ये तो कहानी हमें बहुत जल्दी लिंक करती है। ऐसी एक कहानी तुम्हें मैं पीपल एंड एनवायरनमेंट में बताऊंगा जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे और
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे। ये कहानी मैंने खुद बनाई थी, जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थी और एसडीजी की कहानी थी। लेकिन मेरे को एक चीज का बड़ा दुख है, ये कहानी मैंने खुद बनाई और एक अच्छे टीचर अनअकैडमी पे बहुत बढ़िया नंबर 1 एजुकेटर और बहुत बढ़िया नंबर पे चल रहे थे, उनको मैंने ये कहानी क्लास में सुनाई। उन्होंने मेरी तारीफ नहीं करी, उन्होंने उस चीज को मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया। अगली क्लास में ये कहानी वो खुद सुनाने लग गए और मेरा नाम कहीं पे भी नहीं लिया। मेरे को थोड़ा सा ये दुख था कि ये देखो, अगर कोई बंदा नई एफर्ट्स करता है कुछ चीजों के, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अगली बार जब क्लास ली मैंने, तो उन्होंने यही कहानी सुनाई जो मैंने यहाँ पे खुद बनाई थी, और वो कहानी उन्होंने बोला ये कहानी मैंने बनाई। तो बड़ा दुख हुआ। उस दिन के बाद से आज तक मैंने उनका कोई लेक्चर नहीं लिया, क्योंकि जो लोग दूसरों की पकी पकाई मलाई पे अपना हक जताते हैं वो लोग कभी अच्छे नहीं होते। नवीन सर की सबसे अच्छी बात यही है कि वो, अगर आपने कुछ एफर्ट्स किए हैं तो उस एफर्ट्स की हमेशा तारीफ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये कहानी सारी कुछ मैंने बनाई है, कुछ मैंने पढ़ी थी, उनको मिक्स करके जब आपका क्रिएटिविटी खुली तो कहानी ऑटोमेटिकली एक नई लेवल पे आई। जब भी मैं ये कहानी सुनाता हूँ हर बार कुछ नया निकलता है। आज भी एक नया तोड़ निकला है। आप कभी देख लेना यूट्यूब पे पुरानी वीडियो को, वो कहानी अलग तरीके की होगी और आज वाली अलग तरीके की होगी। तो जब भी आप लोग भी ध्यान रखना, आप टीचर बनेंगे, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा एथिक्स ये आता है, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी नई चीज क्रिएटिविटी लाता है तो आप उसको हमेशा अप्रिशिएट करना। नहीं तो मेरी तरह वो बच्चा भी आपसे नफरत करने लगेगा कि यार ये टीचर तो कॉपी पेस्ट करता है। तो उस चीज से सावधान रहें, ठीक है? और अपनी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करें, दूसरों की क्रिएटिविटी को भी अप्रिशिएट करें। बस कहानी इतनी सी थी। ये कहानी हमारी खत्म होगी और हायर एजुकेशन का प्री इंडिपेंडेंट एक लेक्चर में खत्म हो गया। मुबारक हो। इसको याद करने में 2 दिन लगा था मुझे, हाँ और जी, अभी हो गया। क्या? इसको याद करने में 2 दिन लगा था और आप अरे इस हमसे प्रकार पूछ से लेते। कहानी से याद हो जाता। जब भी इसको मैं पढ़ने बैठता हूँ ये कहानी सुनता हूँ, और फिर ये जो मैंने बताया हाउ कहानी टू से नहीं रिमेम्बर, सर, मतलब ये जो पॉइंट है ना हाउ टू लास्ट में, रिमेम्बर, मतलब इस चीज को आप याद कर लोगे ऐसे ना, रिवीजन के टाइम पे ये काम आते हैं। इसे मैं कहता हूँ क्रक्स, जो चीजों का क्रक्स निकलता है। ये मैंने कंक्लूड कर दिया पूरी चीज को, एक टेबल बनाई और जिंदगी भर के लिए मेरे को ये टेबल याद होगी। ये टेबल मैंने उन सर को दोबारा बताई नहीं कि मैंने ऐसी कोई टेबल बनाई है, क्योंकि मुझे पता चल गया ये तो भैया कॉपी पेस्ट करते हैं, कल को ये भी कह देंगे ये मैंने बनाई है। इसलिए मेरी कहीं पे ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ मैंने ही बनाई है। ठीक, तो इस तरह से आप भी फोकस करो और कहानियां लिखते जाओ, कुछ नया क्रिएट करते जाओ। आपके मन में भी कोई कहानी आती है तो वो जरूर सुनाओ और इसको आगे बढ़ाओ। क्लियर है सबको ये पॉइंट? एकता, श्वेता, दीपाली और मोहित समझ आ गया? जल्दी जल्दी बताओ। यस सर। बस मोहित को समझ आया, बाकी यस सर, क्लियर। वेरी गुड दीपाली। श्वेता, एकता, श्वेता एकता बोलो, क्लियर है एकता? यस सर, सारा क्लियर है अच्छे से। चलो बढ़िया है। मजा आया क्लास में? पता भी नहीं चला और खत्म हो गया। बिल्कुल, इस तरह लगता है सर 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, 2 घंटे हो गए लगभग, ऑलमोस्ट। चलो आज की क्लास में इतना ही, और ये ऑफर सबके लिए है तो पब्लिकली हम इसको पोस्ट कर देंगे और इसको अभी रिकॉर्डिंग